अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। जंग के शोले अब बाकायदा तौर पर बुझते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान बाकायदा तौर पर एक ऐसे माहदे पर मुत्तफिक हो चुके हैं जिनकी दोनों फरीकैन ने न सिर्फ तस्दीक कर दी है बल्कि आलमी सतह पर इसको मशरिक़ वस्ता की नई सफारती समत करार दिया जा रहा है। इसी तनाजुर में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मफाहमती याददाश्त पर आखिरकार इत्तफाक़ राय हो गया है, जिस पर जुमे को स्विट्ज़रलैंड में दस्तखत किए जाएंगे। ये माहिदा गैर रस्मी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड कहलाया जा रहा है, जो इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान इस पूरे अमल का मरकजी सफारती महवर बनकर उभरा है। ये सूरत हाल इसलिए भी गैर मामूली है कि बरसों से जारी ईरान अमेरिका कशीदगी, प्रॉक्सी तनाज़ात और इलाकाई महाजराई अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ गई हैं जहां मुज़ाकरात जंग पर गालिब आते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान का किरदार बतौर सालिस ना सिर्फ नुमाया बल्कि फैसला कुन करार दिया जा रहा है। आलमी सतह पर मुख्तलिफ हल्के इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद की सिफारती कोशिशें बर वक्त और मुतहर्रिक ना होती तो खित्ता एक बड़े अस्करी तसादुम की तरफ जा सकता था। पाकिस्तानी क़यादत ने इस पूरे प्रोसेस में गैर मामूली सफारती सरगर्मी दिखाई। ख़ास तौर पर सिविल और अस्करी क़यादत की मुश्तरका हिकमत अमली ने इस पेशरफ्त को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का किरदार कलीदी रहा, जिन्होंने अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान मई और जून में ईरान के 4 अहम दौरे किए। इस दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा भी तेहरान गए और ईरानी क़यादत तक एक अहम पैगाम पहुँचाया। ये सफारती राब्ता न सिर्फ गैर मामूली था बल्कि उन राब्तों ने एतमाद साजी के अमल को नई रफ्तार दी। इसी तसलसल में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास के मौक़ा पर गैर रस्मी मुलाकात की। इन मुलाकातों ने इस तासुर को मज़ीद मजबूत किया कि पाकिस्तान सफारतकारी के मैदान में नहायत संजीदा है और वो ख़ित्ते में अमन को कायम होते हुए देखना चाहता है। इसी तनाजुर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की इन मुश्तरका सफारती कोशिशों ने एक ऐसा माहौल पैदा किया जिसमें एतमाद बहाल हुआ और फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ तक पहुँचे। इन मुलाकातों का सबसे अहम पहलू ये था कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा किया बल्कि सऊदी अरब, कतर और तुर्किया जैसे अहम इलाकाई ममालिक को भी इसमें शामिल रखा, जिसने मुज़ाकरात को मज़ीद वज़न दिया। यही वजह है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इजलास से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि जुमे के रोज़ जिनेवा में पाकिस्तान की मेज़बानी में दोनों फ़रीक़ैन में मुआहिदा होगा और इस मुआहिदे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने इस मुताल्लिक़ क्या गुफ्तगू की, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अमेरिका फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी। इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। डोनाल्ड ट्रंप, सुप्रीम लीडर मोहतरम सैयद मुश्तबा खामनाई को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान के अजीम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस मकसद के लिए गैर मामूली किरदार अदा किया जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में गुफ्तगू, खास तौर पर उनका यह ऐलान करना कि जुमे के रोज़ पाकिस्तान की मेज़बानी में दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदा होगा, दरअसल इस पूरे अमल को रियासती स्टेटस देने के मुतरादिफ है। देखा जाए तो किसी भी बैनुल अक़वामी मुआहिदे में जब कोई हुकूमत पार्लियामान के अंदर इस बात की तस्दीक करती है तो इसका मतलब सिर्फ इत्तला देना नहीं होता बल्कि ये एक सियासी और सफारती डेटरेंस सिग्नल जो है वो भी होता है। यानी दुनिया को ये बताया जाता है कि अब यह मामला गैर रस्मी सफारतकारी के मरहले से निकलकर बाकायदा रियासती इत्तफाक़ राय में दाखिल हो चुका है। अब सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि वज़रा और कौमी असम्बली के स्पीकर भी पाकिस्तान की भरपूर और बासर सफारतकारी का सहरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी और इसहाक डार के बांध रहे हैं। इसी हवाले से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने क्या गुफ्तगू की, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार में जितना इजाफा हुआ है 78 साल में इतना इजाफा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और उनकी टीम ने जिस तरह इस सारे नाजुक मसले को हल किया, अल्लाह के फजल करम से इख्तिताम तक पहुँच चुका हुआ है। जुमे को उस पर दस्तखत भी हो जाएंगे। पाकिस्तान को वो इज्जत मिली जिसकी वजह से तीसरी जंग अजीम शायद होने से रुक गई। इसमें मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, मैं पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ।
अब ये तमाम बयानात इस बात ही करते हैं कि रियासती इदारे सफारती कामयाबी को एक इज्तिमाई कौमी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। यानी देखा जाए तो एक गैर मामूली हमआहंगी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक नए मॉडल की तरफ इशारा करती है, जहाँ सिविल और अस्करी इदारे एक ही सफ़े पर नजर आते हैं। और इसी सिलसिले में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक अहम ट्वीट सामने आई, जिसमें उनका कहना था कि ईरान अमरीका माहदे की तकमीम में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तारीख रकम कर दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपनी ट्वीट में फील्ड मार्शल को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए एक्स पर बयान में लिखा कि फील्ड मार्शल ने इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कर दिखाया। वज़ीर दाखिला ने अपनी इस ट्वीट में फील्ड मार्शल की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें हीरो करार दिया। अब मोहसिन नकवी का यह बयान इस बात को जाहिर करता है कि दाखिली सतह पर भी इस किरदार को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान यह मुआहदा करवाकर एक पहाड़ जैसा हदफ हासिल किया है, जो बिलाशुबा पाकिस्तान की सफारती तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। पाकिस्तान ने न सिर्फ खित्ते को मुमकिन तबाही से बचाया बल्कि अपनी सफारती साख को भी आलमी सतह पर मजबूत किया। यही वजह है कि बरादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के किरदार को सराहने पर मजबूर नजर आते हैं। ये पहलू इंतहाई अहम है क्योंकि पाकिस्तान ने दो तरफा बहरान को कसीरुल जहती सफारती हल में तब्दील करके रख दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने सफारती और माशी एतबार से इन ममालिक के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि देखा जाए तो सऊदी अरब इस माहदे का शायद सबसे बड़ा फ़ायदा उठाने वालों में शामिल होगा। गुज़श्ता कई बरसों से सऊदी क़यादत की कोशिश रही है कि खित्ते में ईरान और अरब ममालिक के दरमियान तनाव कम हो ताकि सऊदी अरब अपनी तवज्जो दाखिली माशी तब्दीलियों और विजन 2030 के मनसूबों पर मरकूज रख सके। अगर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम होती है तो खलीज में तेल की तनसीबात, बहरी रास्तों और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को लाक ख़तरात भी कम होंगे। ये खित्ते के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है। पाकिस्तान के सबसे पहले इस पर जो एक डिप्लोमेट में किरदार है इस पर बात करेंगे। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का किरदार, वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का जो किरदार है वो काबिल तारीफ़ है। अब पाकिस्तान ने ये जो अचीवमेंट ली है बहुत ही हैरानकुन तौर पर ये खुशकुन था जिस वक्त सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक्स पर स्टेटमेंट जारी किया और उसके चंद मिनट्स के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आता है। यानी वो जो क्वाइट डिप्लोमेसी बिहाइंड द क्लोज डोर्स चल रही थी, पाकिस्तान उसमें इतना ऑन बोर्ड था कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ये ट्वीट करके बताते हैं दुनिया को और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो स्टेटमेंट जारी करते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस कि यानी इतनी क्लोज कोऑर्डिनेशन, इतनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, लम्हा ब लम्हा जो दोनों फरीकैन हैं उनके साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ था, बातचीत कर रहा था और अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट भी खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक्स पे शेयर किया है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जब प्राइम मिनिस्टर ने बात की तो ही वॉज टॉकिंग विद अथॉरिटी से बात कर रहे थे और इसका मतलब था कि चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। इंस्टेट के दाएं बाएं से खबरें आ रही थी, उसी को बेस करके फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की। सो देखें बेसिकली जो सेंट्रल रोल था, पिपिटल रोल था, वो पाकिस्तान का था और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के गाइडेंस के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पूरे प्रोसेस में रहा और दैट वाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और वो हम उससे देख सकते हैं 7 और 8 अप्रैल की रात को जब बहुत सारे हालात ख़राब थे तो एक इंटेंस डिप्लोमेसी बैक चैनल में हमने देखी और उसके बाद सीज फायर हुआ और इसमें अगेन उन्होंने क्रेडिट दिया, प्राइम मिनिस्टर को दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने और फिर फील्ड मार्शल की उन्होंने बात की। और इसके बाद आप देखें जो प्रोजेक्ट फ्रीडम चला और उसको भी दरमिया में रुकवाने वाला अगेन पाकिस्तान था, फील्ड मार्शल था। उन्होंने फिर पाकिस्तान ट्रंप ने कहा मैंने इनके कहने की वजह से इनको रोका है। फिर सब्सिक्वेंटली भी ये सॉ अप्स एंड डाउन, बहुत सारे अप्स एंड डाउन है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान देखे हौसला नहीं हारा है और हमने चीज़ें मैनेज करते रहे और फिर हम कोशिश करते रहे कि वी रिमेन इन कम्युनिकेशन विद बोथ द पार्टीज। और इवन जो कल 14-15 की रात थी और आप देखें कि लॉस एफर्ट उसमें इजराइल ने की जब लेबनान के आउटस्कर्ट्स पे स्ट्राइक्स की गई और जिसका बुनियादी मकसद था कि इसको प्रोसेस को डीरेल किया जाए। सो दैट कल की पूरी रात में अगेन इट वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, अगेन दे वर इन कम्युनिकेशन विद द इरानियन ऑफिशियल्स एज वेल एज द अमेरिकन ऑफिशियल्स, क्योंकि ईरानीज ने कहा था हम स्ट्राइक्स करेंगे, इसका रिस्पांस करेंगे जो लेबनान में वाक़या हुआ है। और दैट्स वाई जो इनिशियल जो कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का
वो हो नहीं सका बिकॉज ऑफ दिस डिरेलमेंट को कोशिश जो की गई थी। बट अब इसके बावजूद फिर पाकिस्तान ने मैनेज किया एंड डेट वाज डिसाइडेड कि एग्जैक्ट इन पर्सन साइनिंग होगी, जुमे को होगी, और इट वाज एग्रीड बाय बोथ द पार्टी। सो मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान के हुकूमत को, सो मैं कहता हूँ ये जीत जो है, जो हुई है, पाकिस्तान की जीत नहीं है बल्कि दुनिया की जीत है। और मैं इसलिए भी कहता हूँ जब दुनिया एक तबाही के दाने पे खड़ी थी उस वक्त पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी संभाली और पीस एफर्ट्स को लीड किया, और यकीनन उसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसाक डार साहब की शटर डिप्लोमेसी रही, फिर इसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की भी थी। सो अभी आप देखें पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल तो वैसे ऊंचा है, पाकिस्तान एक जो स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन चुका है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव नेगोशिएशन करवा सकता है। दैट्स वाई दुनिया हमें अप्रोच कर रही है। ओवरवेलमिंग सपोर्ट दुनिया की जो लीडरशिप थी पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। इवन वो जो लोग थे जो कल तक पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते थे आज पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान हैज प्लेड ए वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव रोल। मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने एक हिस्ट्री बनाई है एंड हम ये कह सकते हैं हिस्ट्री इज इन मेकिंग, या हिस्ट्री बन भी चुकी है कि पाकिस्तान के पिछले 79 ईयर्स में ऐसा नहीं हो सका जो पिछले 2 साल में मार्के हक और बुनियादुल मरसूस और ये जो वाकया जो वेस्ट एशिया में जो हालात हुए हैं उससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान हैज नो एमर्ज ए स्ट्रेटेजिक प्लेयर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुज़श्ता रात जो ट्वीट की उसमें बड़ी फसाहत के साथ कुछ चीज़ें सामने आ गई। सबसे पहले तो ज़ाहिर है उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जब ये बात की कि नेवल ब्लॉकेट भी हटा दिया जाएगा और ये सब चीज़ें ये पीस डील हो रही है, तो लेबनान का जिक्र भी किया जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ईरान का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड रही वो यही थी कि लेबनान को भी इसमें शामिल किया जाए। तो लेबनान का जिक्र किया, उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्किया का जो जिक्र किया है। तो पाकिस्तान आपको लगता है ज़ाहिर है रीजन के और ममालिक के साथ ख़ास तौर पे गल्फ़ रीजन के साथ जो है मुसलसल ऑन बोर्ड था, सिर्फ 2 फरीकैन के माबैन ही नहीं था। तो क्या खित्ते में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र से सिक्योरिटी प्रोवाइडर तक का जो सफ़र है ये कहा जाए कि ये तय हो गया, और उसके बाद क्या चीज़ें हैं खित्ते में जो पाकिस्तान को मुमताज़ करती हैं और बेहतर बनाती हैं कम अज़ कम इस डील को ब्रोक करने से? इसमें कोई शक नहीं, सिक्योरिटी स्टेबलाइजर से सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। और जिस तरह से हमारा इन्फ्लुएंस रहा है स्पेशली जीसीसी कंट्रीज के ऊपर आप देखें, उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर देख लें। दैट्स वाई कुवैत भी वे आपसे मदद मांग रहा है कि आपकी उनकी वहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी करवाएं, वहाँ उनकी मदद भी करें। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, इसी तरह कतर की भी ख्वाहिश है, बाकी ममालिक भी चाहते हैं पाकिस्तान हो। फिर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस जो बनता जा रहा है, पाकिस्तान, सऊदी अरब है, तुर्किया है और इसके बाद इजिप्ट है। और फिर देखें कि इसके इख्तिताम जो जंग इख्तिताम पे जारी है, इस पर आप देखें रीअलाइनमेंट होगी, रीसेटिंग होगी खित्ते के अंदर, और उसके अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार होगा। और यकीनन पाकिस्तान आप देखेंगे फ्यूचर में पाकिस्तान वो किरदार अदा करेगा जिसमें वो पेचअप कराएगा जीसीसी कंट्रीज और ईरान के दरमियान जो डिफरेंसेस है, स्पेशली जब हम बात करते हैं यूएई की बात करते हैं, बहरीन की बात करते हैं या कुवैत की बात करते हैं, तो इनमें भी ये पेचअप करवाएंगे। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जोग्राफी को आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज इन द इंटरेस्ट है। और अब मेरा ख्याल में जीसीसी कंट्री ने रियलाइज किया है कि सर्वाइवल और अच्छी बात यही है कि आपस में पीसफुली खिते में रहा जाए। ठीक। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स ज़ाहिर है पाकिस्तान ने जो गेन किया है, अचीव किया है, उसको कैसे मटेरियलाइज या कैपिटलाइज किया जा सकता है ब्रिगेडियर साहब? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मेरा ख्याल में अभी जो 19 को सिग्नेचर्स होंगे, इसके बाद टेक्निकल है, नेक्स्ट 60 डेज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मॉडलिटीज पे जाना है, एक्सपर्ट्स बैठेंगे, स्पेशली न्यूक्लियर इश्यूज की बात है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आल तो अभी उन्होंने कहा है कि टोल टैक्स कोई नहीं लगेगा, तो उस पर हो सकता है मजीद बातचीत हो सके। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, NPT पे अमेरिका एग्री कर गया है, सो दैट इज़ अ वेरी बिग सक्सेस फॉर ईरान कि वो इनरिचमेंट यूरेनियम कर सकता है फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो वो चीज़ें हैं। फिर उनके जो एसेट्स फ्री है उनको
अनफ्रीज करना है, सैंक्शंस को लिफ्ट करना है। सो एक सिस्टमेटिक तरीके से जाएंगे, बट स्टिल यू कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी इजराइल जो है दे विल कंटिन्यू कि इसको डिस्टेबलाइज करे, कोई ना कोई हालात वाक़यात पैदा करे। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिकन प्रेसिडेंट इज असर्टिंग हिमसेल्फ, और अभी वाज़ेह तौर पर वो कह सकते हैं अगर आइंदा कोई गड़बड़ होती है तो वी आर नॉट विद इजराइल, तो मेरे ख्याल में फिर ईरान इनको सबक सिखा सकता है। तो इजराइल तो इस पूरे प्रोसेस में स्पॉइलर का रोल प्ले करता रहा है और आखिरी मोमेंट तक वो यही चाह रहा था कि किसी तरीके से ये डील ना हो। तो अब जब ज़ाहिर है फॉर्मली एग्रीमेंट साइनिंग होनी है फ्राइडे को, तो उससे पहले जो 5-6 रोज़ हैं, आपको लगता है कि इस दौरान कहीं ना कहीं कोई एज अ मिसक्रिएंट इजराइल जो है इस सारे प्रोसेस को सबूताज कर सकता है? नहीं, वो करता रहा है। देखिए दैट्स वाई कि ये डेट जो एग्जैक्ट अनाउंस हो गई है, दैट्स वाई पाकिस्तान ने ये कहा। आप देखना रात को अगर 3:40 पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक पोस्ट करते हैं तो इसका मतलब है दे अंडरस्टैंड कि अर्जेंसी क्या है। दैट्स वाई अब उन्होंने कहा कि 19 को साइन होंगे, ये जेनीवा में साइन होंगे, और फिर उसमें ये है कम वक्त में ये सिग्नेचर साइंस होंगे, इन पर्सन साइन होंगे। और मेरे ख्याल में रियलाइजेशन अमेरिका को भी है, ईरान को भी है, जीसीसी कंट्रीज को भी। अच्छा, लास्टली ब्रिगेड साहब, ज़ाहिर है इस डील की लेजिटिमेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि हो तो जाएगा, लेकिन फिर गारंटी कौन देगा कि दोबारा मामलात इस नहज पे नहीं पहुंचेंगे? तो ये जिनेवा में जो साइनिंग होने जा रही है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस कैसे देखता है? इसके देखें इम्पोर्टेंस तो ये है कि एक तो ये डिले हुआ जिसके वास्ते पहले इलेक्ट्रॉनिक होने थी, जब इजराइल ने सिचुएशन क्रिएट की, दैट्स वाई वरना ट्रम्प तो संडे को साइन करने लगे थे। सो दैट इज वन फैक्टर है। लेकिन ये है कि लेजिटिमेसी ये होगी, इट विल बी एंडोर्स्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो इसका मतलब है तमाम परमानेंट 5 इसको एंडोर्स करेंगे तो वो गारंटी होगी। सो मेरा ख्याल में थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेड रिटायर्ड मसूद खान साहब डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस मामले पर मजीद बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बिलाशुबा पाकिस्तान की 107 रोज़ की मुसलसल सफारती कोशिशों के बाद ये माहिदा अपनी हतमी शक्ल की तरफ पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म ने सबसे पहले इस माहिदे की बाज़ाब्ता तस्दीक की, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस माहिदे की तस्दीक कर दी। अब ये तरतीब खुद इस बात की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस में एक इब्तदाई और मरकज़ी मालूमाती पैनल के तौर पर मौजूद था। अब ईरान और अमरीका के दरमियान माहिदे के हवाले से वज़ीर आज़म का अपनी ट्वीट में कहना था कि ईरान और अमरीका के दरमियान अब माहिदा तय पा गया है। माहिदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक रवा हफ्ते मुतअद्दिद मुलाकातें करेंगे। माहिदे पर अमल दरामद से कबल तकनीकी उमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि माहिदे में लबनान समेत तमाम महाज़ों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। फरीकैन ने तमाम महाज़ों पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। हम माहिदे के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्किया के किरदार को सराहते हैं। अब बिलाशुबा ये माहिदा खित्ते में अमन का बाइस बनेगा और फरीकैन के लिए स्ट्रेटेजिक और सिफारती एतबार से सूदमंद साबित हो जाएगी। इस बयान के बाद अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी फॉक्स न्यूज़ पर अपनी गुफ्तगू में कहा कि यह माहिदा आइंदा 50 बरसों के लिए मशरिक़ वस्ता को बदल सकता है और ईरान के साथ एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है। अब तजियाती तौर पर देखा जाए तो अमरीकी रद्द-ए-अमल इस बात का इजहार है कि वाशिंगटन इस माहिदे को अपनी स्ट्रेटेजिक कामयाबी के तौर पर भी देख रहा है। तहम दूसरी जानिब ईरानी सरकारी मीडिया यह दावा कर रहा है कि ईरान ने अमरीका को माहिदे पर मजबूर किया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस हवाले से क्या रिपोर्ट किया? अब ईरानी सरकारी मीडिया का यह दावा गो कि एक दाखिली सियासी बयानिया है, लेकिन ईरान के नुक्ता नज़र से इसे वज़ामती सफारतकारी की कामयाबी के तौर पर पेश किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ या हक में फ़ैसला दिए बगैर ये बात वाज़ेह है कि दोनों फरीकैन इस माहिदे को अपनी अपनी सफारती जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब आप सवाल ये है कि इस सारी सूरत हाल में जीत किसकी हुई और हार किसके मुकद्दर में ठहरी? तो ये हकीकत है कि इस माहिदे में किसी एक फ़रीक की मुकम्मल जीत या हार नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट बज़ाहिर नज़र आती है। इस वक्त डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिलाखिर एक अमन माहिदे की तरफ मामला बढ़ रहे हैं, तो बुनियादी सवाल यही है कि जब ये बात हो रही है तो इस पे फ़ातेह कौन है? क्या ईरान को आप फ़ातेह के तौर पर देखती हैं या अमरीका इसमें फ़ातेह ठहरा है? इसमें फ़ातेह पाकिस्तान है, जिसने एक MOU जो है वो ड्राफ्ट किया है, उसका रिटोरिक जो है वो इंजीनियर किया है, और दोनों पार्टीज़ जो हैं वो उसको अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसमें अगर कोई किसी की विक्ट्री है तो एक तो पीस की है, अमन की है, और पाकिस्तान की। ये बड़ी यानी आप ये सब
आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर दिया है कि जिससे दोनों अपने अपने तौर पर फ़ायदा उठा सकते हैं, दोनों के लिए कोई सेफ एग्जिट मौजूद है? बिल्कुल दोनों के लिए है। और इस जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या मफाहमती यादाश्त है, ये 60 दिन के लिए है, लीगली बाइंडिंग तो ज़ाहिर है एमओयूज़ नहीं होते। तो इसका जो मतन है वो दोनों पार्टी सिर्फ लीक कर रही हैं, इनको पब्लिश कोई नहीं कर रहा है अपने अपने जो है वो प्लेटफॉर्म से। और उसको लिखा इस तरह से गया है कि दोनों पार्टीज़, मेरा ख्याल है कि बाद में भी इसको ओपन नहीं करेंगी और दोनों अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती रहेंगी। जैसे कि उसकी पहली 4 शराइत को ही अगर देख लिया जाए कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ट्रंप कहेंगे जी मैं खुलवा के आ गया, उस पर कोई टॉल नहीं है, ये मेरी सबसे बड़ी विक्ट्री है। और क्योंकि उसके अंदर ईरान ने कहा है कि वो टॉल नहीं, वो एनवायरमेंटल फ़ी लेंगे और 60 दिन तक जो है वो उसके ऊपर कार्गो जो है वो वैसे ही ओपनली आता जाता रहेगा। और उसके बाद हम उसके बारे में डिसाइड करेंगे कि उसका जो मैकेनिज़्म है वो कैसे चलाना है। तो ईरान अपनी विक्ट्री ये करेगा कि देखें हमने इसको अपनी रेवेन्यू जनरेशन का एक सिस्टम बना लिया और आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे कंट्रोल में ही है। और हम इसको ना सिर्फ ये कि कंट्रोल कर रहे हैं बल्कि रीजन में अपनी जो एक पावर है वो भी एग्जर्ट कर रहे हैं। तो दोनों पार्टीज़, एक कहेंगे जी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे टॉल नहीं है, इशू तो यही था ना कि जी उस पर पैसे नहीं लगाएंगे, तो वो दूसरी पार्टी कह रही है हम एनवायरमेंटल फ़ी ले रहे हैं, साथ में गल्फ़ के कंट्रीज़ को भी इंक्लूड कर रहे हैं। कोई ऐसी परसेंटेज तय हो रही है कि शायद 70% विल बी डिवाइडेड बाय बिटवीन ओमान और ईरान, और बाकी जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो उसको उनमें तकसीम हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला ये था कि जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, अमेरिका कहेगा कि मैंने ₹1 इनको नहीं दिया है और ये मेरी विक्ट्री है कि मैं एसेट्स डीफ्रॉस्ट किए बगैर वहाँ से एमओयू पे साइन करके आ गया हूँ। ईरान कहेगा कि मुझे पैसे मिले हैं, और इसका इन्होंने दरमियानी रास्ता, या ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने जो दरमियानी रास्ता इनको ढूंढ के दिया है वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की है, जो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के नाम पे जो है वो पैसे लगाएगी, लेकिन वो पैसे जो हैं वो तीसरे चौथे हाथ से आते हुए होंगे। सैंक्शंस जो हैं वो वैसे ही इररेलेवेंट हो जाएंगी, डॉलर सैंक्शन की तो कोई वैसे ही वक़्त नहीं है, तो सेनेट में अमेरिका को जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहेंगे सैंक्शंस हमारी लगी हुई हैं और इधर से हमने 6 रास्ते ज़मीनी खोले हुए हैं ईरान के साथ और चाइना और रशिया के साथ ट्रेड, गल्फ़ के साथ ट्रेड, सेंट्रल एशिया के साथ ज़मीनी रास्तों से ट्रेड, सब कुछ चलता रहेगा, क्रिप्टो करेंसी से, अपनी डोमेस्टिक करेंसी से। तो आप इन 14 पॉइंट्स को अगर एक साइड पे रखें और पहले 4 पॉइंट्स पे ही बात कर लें तो आप देखेंगे कि दोनों पार्टीज़ इसको अपनी विक्ट्री के तौर पे घर जाके फातेह के तौर पे जश्न मना सकते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढना जो है वो नामुमकिनात में से था। और फिर इसराइल जैसा स्पॉइलर जो कि बीच में मौजूद हो, जिसने कल दाहिया पे अटैक कर दिया और अगेन एक खाली बिल्डिंग पे जिस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, लेबनान का इशू दोनों पार्टीज़ कैसे, वो एक बहुत बड़ा रेड लाइन है ईरान की। तो ईरान जो है वो कहेगा कि लेबनान जो है वो सीज़ फायर में इंक्लूडेड है, एमओयू के अंदर है, और अमेरिका कहेगा कि बिल्कुल है, लेकिन इजराइल के पास अपना सॉवरन राइट ऑफ डिफेंस मौजूद है, क्योंकि इजराइल तो पार्टी है नहीं बीच में। इसके अंदर बेशुमार एम्बिग्विटी है। इसको आप एक स्ट्रेटेजिक पॉज कह सकते हैं, और ये जो स्ट्रेटेजिक पॉज है अल्लाह करे कि ये 60 दिन तक एटलीस्ट कायम रहे, इसराइल फिर दोबारा से ईरान को ना उकसाए। क्योंकि रिसेंटली जो दाहिया पे बैरूत के सबब में इसराइल ने हम पैसों की पेशकश की है कि हम तुम्हें पैसे देते हैं, इस पे रिटेलिएशन मत करना, क्योंकि ट्रंप की सालगिरह थी और ट्रंप अपनी सालगिरह के दिन जो है वो अमन का ये तोहफा पूरी दुनिया को देना चाहते थे, और उसी दिन इसराइल ने बैरूत पे फिर से अटैक कर दिया। तो ये पाकिस्तान की इसमें विक्ट्री ये है कि 2 पार्टीज़, एक हारी हुई एक जीती हुई, और हम हार और जीत में चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। दोनों जो हैं वो मैदान जंग छोड़ना नहीं चाहती, दोनों इस हद तक उसके अंदर फंस चुकी हैं अपनी ह्यूब्रिस में कि दोनों का ख्याल है कि हम किसी हतमी नतीजे पे डॉक्टर साहब, बड़ा सादा सा सवाल है, इस नौयत का मुआहिदा कितना देर पा होगा? देखें, ये देर पा आप बस सांस रोक कर बैठे रहें और जो दिन गुजर जाए आप कहें जी कल के दिन के लिए ये देर पा था, फिर सांस रोक लें और अगला दिन जो है आप देख लें। इसमें ईरान जो है उसको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा फ़िलहाल, क्योंकि इसराइल बार बार उकसाएगा
लेबनान पे अटैक करके गज़ा पे जो है अपनी सीज को और ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन अगेन सारे रीजनल कंट्रीज़ जो हैं वो फ़िलहाल यही चाह रहे हैं कि ये जो एक फ्रेजाइल किस्म का नॉन लीगली बाइंडिंग एक पेज होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिकली साइन होगा, इससे मैक्सिमम कुछ भी नहीं करवाया जा सकता। और फिर ये मुआहदों की शक्ल इख्तियार करने में तो शायद साल लग जाए। एक एक क्लॉज को जब ये बैठकर डिस्कस करेंगे, और मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है कि ये इन क्लॉजेस पे कभी भी बैठकर बात करेंगे टीम्स बनाकर, आइए हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बात करते हैं, नहीं। पाकिस्तान की भी और बाकी एलाइज की भी कोशिश ये है कि जितने दिन मुमकिन हो सके इसको स्टेबल रखा जाए, और उस स्टेबल रखने में अमेरिका वापस चला जाए और वापस जाके फिर अपनी विक्ट्री के शादियाने बजाए और फिर वापस ना आ सके, ताकि हम कंसोलिडेट कर जाएं। और फिर ईरान और गल्फ़ कंट्रीज़ के दरमियान जो फंक्शनल रिलेशन बन रहा है, जिसमें वो बायलेटरली आपस में रिश्तेदारियां बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं जी हम पैसे देते हैं, हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में ये नहीं होना चाहिए, हम देते हैं, तो वो बायलेटरली भी बात कर रहे हैं। तो उन सबको बिठाकर फ़िलहाल जितना कुछ हम हासिल कर सकते हैं उसमें है वक्ती तौर पे जंग का रुकना, और अमेरिका का एक शिकस्त खोर्दा जो पार्टी है उसके बरअक्स यहाँ से निकल जाना। वो एक एम्पायर है, उसको फेस कीपिंग हर सूरत में किसी ना किसी तरह देनी है। और आई हैव बीन टोल्ड कि पाकिस्तान के जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, दे वर नॉट इवन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स इन 24 आवर्स। और उसको जब आप देखें, या तस्नीम ने या फारस न्यूज़ ने जो उसका एक प्रिंट शाये किया है, और उसके बाद उसके फ्रेजाइल होने को देखें, ट्रंप खुद इसको साइन भी नहीं कर रहे हैं, जेडी वैंस साइन करेंगे। ही जस्ट थ्रोन जेडी वैंस आउट ऑफ बस कि अगर कल कोई इसमें कोई बात होती है और मेरे पे ज़ायनिस्ट हाइनर्स की तरह लपक पड़ेंगे, जब इसकी क्लॉजेस कहीं ना कहीं से तो लीक होंगी, तो उसके बाद फिर मैं कहूँगा कि जी जेडी वैंस, क्योंकि उनका ज़्यादा कुर्बत उनकी हो रही है अपने नेक्स्ट इलेक्शन के लिए मार्को रूबियो की तरफ, आई डोंट नो, या ज़ायनिस्ट बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं क्योंकि जेडी वैंस उनको थोड़ा सा आंखें दिखा रहे हैं। बाकी जो लेबनान का मसला है वो हिजबुल्लाह खुद ही निपटाता रहेगा, वो एज़ा जो है वो ऑफ एंड ऑन जो है वो इस चीज़ को लेके चलते रहेंगे। एसिमेट्रिकल वॉर में गज़ा का फ़िलहाल भी कोई वाली वारिस नहीं है, मुस्तकबिल में भी ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है। अभी फ़िलहाल तो गज़ा के ऊपर जो एड है उसके दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं, एड नहीं जा रही है। ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो कोई और प्रिटेंस बना के इसराइल ने वो भी रोक दिया, और इसराइल के अंदर जो है इलेक्शन सुना है होने जा रहे हैं, और हिब्रू मीडिया जो है वो हाथ धोकर नेतन्याहू के पीछे पड़ा हुआ है, और नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो नफ्ताली बेनेट हैं। और नफ्ताली बेनेट जो है वो हैं जो अपनी तकरीरों में अभी से कह रहे हैं कि शिया एक्सेस का तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सुन्नी एक्सेस का प्रॉब्लम है। तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान हमारे मुस्तकबिल के दुश्मन हैं। तो मेरे पास आपको सुनाने के लिए कोई एक तो मेरी आवाज़ कोयल वाली नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई मीठी लोरी है, मेरे पास हकीकत है। और हकीकत ये है कि ये जितनी एक हमने क्रिस्टल के बोल की जैसी एक चीज़ है जिसको हमने हाथों में संभालना है, और एटलीस्ट इस पे जब तक इलेक्ट्रॉनिकली साइन नहीं हो जाते तब तक तो ये संभली रहे तो बड़ी बात है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने हकीकत कड़वी ज़रूर होती है लेकिन ज़ाहिर है ग्राउंड रियलिटीज़ तो ऐसी ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर शाज़िया चीमा साहब हमारे साथ। एक ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जब किसी रियासत में कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में ये सवाल उठने लगे कि आया वो कानून के मुहाफिज हैं या फिर वो खुद कानून से बालातर हैं, तो ये महज एक इंतज़ामी मसला नहीं रहता बल्कि पूरे निज़ाम इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटी बन जाता है। पंजाब में सीसीटी और उसके गिर्द घूमने वाली बहस भी इसी नौयत की है। दहशतगर्दी और संगीन जराइम के खिलाफ कार्रवाई यकीनन रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन जब मुकाबलों, हलाकतों और फायरिंग के वाक़यात की तादाद बढ़ने लगे और हर वाक़े के बाद शफाफ तहकीकात पर सवाल उठने लगे, तो फिर ये पूछना लाजिम हो जाता है कि क्या इन इदारों को कोई पूछने वाला है या नहीं। क्या इख्तियारात के साथ जवाबदेही भी मौजूद है, या फिर वाकई सीसीडी के हाथ इतने खुल चुके हैं कि आम शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ खुद एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि चकवाल का हालिया वाक़या इन्हीं सवालात को मज़ीद संगीन बना के है। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आने वाला एक ख़ानदान अपने प्यारों से मिलने आया था, लेकिन चंद लम्हों में उनकी ज़िंदगी उजड़ कर रह गई। डकैती की वारदात हुई, फायरिंग हुई, और फिर 9 साला हानिया अहमद की ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया। एक मासूम बच्ची जिसने अभी ज़िंदगी को सही मानों में देखा भी नहीं था, वो अपने वालिदैन की आंखों के सामने दुनिया से रुखसत हो गई। उसके वालिद अदील अहमद और भाई
अफान शदीद ज़ख्मी हो गए। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि हानिया अहमद की मौत के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह मंजर शायद वो नहीं था जब एक बच्ची की लाश घर पहुंची, बल्कि वो था जब एक ज़ख्मी बाप अस्पताल के बिस्तर पर अपनी बेटी के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर करने पर मजबूर हो गया। रियासती फाइल्स में महज ये एक केस होगा, मीडिया की खबरों में एक वाक़या होगा, लेकिन ये अफसोसनाक सानहा इस ख़ानदान के लिए ज़िंदगी भर का अजाब है। यही वजह है कि चकवाल का वाक़या सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि अखलाकी और इंसानी बहरान भी बन चुका है। जिस घर में ये क़यामत टूटी वहाँ वक्त कभी मामूल पर नहीं आएगा। इस वीरान घर में वक्त तो चलेगा लेकिन ज़िंदगी ठहर जाएगी। अब देखा जाए तो चकवाल के सानहे ने एक बार फिर इस हकीकत को बेनकाब कर दिया है कि आदाद शुमार और सरकारी बयानात के पीछे असल कहानियाँ वो हैं जो टूटे हुए दिलों, उजड़े हुए घरों और खामोश चीखों में दफन हो जाती हैं। एक मासूम बच्ची की मौत महज एक रिपोर्ट नहीं बल्कि ये एक ऐसी चीख है जो कागज़ों से निकलकर सीधा ज़मीर पर दस्तक देती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दस्तक वाकई सुनी भी जा रही है या सिर्फ नज़रअंदाज की जा रही है। जैसा कि इस केस की इब्तिदा में वाक़े को डाकुओं के ताक़ुब के दौरान पेश आने वाला हादसा करार दिया गया, लेकिन बाद में सामने आने वाली सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद ने सवालात का रुख सीसीडी एहलकारों की तरफ मोड़ कर रख दिया, जिसके नतीजे में एक एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसकी राइफल कब्जे में ली जा चुकी है, फोरेंसिक जांच जारी है और अदालत ने इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया है। लेकिन असल सवाल अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। अगर एक मासूम बच्ची की जान रियासती एहलकार की गोली से गई तो फिर इसका अजाला कैसे होगा। लेकिन इस सवाल का अमली जवाब देने की बजाय सीसीडी पंजाब के सरबराह सुहेल जफर मुतासरा ख़ानदान के ज़ख्मों को कुरेदते हुए ये कह रहे हैं कि हम लवाहिकीन के साथ हैं और हम उसका अजाला करेंगे। अब हम सवाल ये है कि अजाला आखिर किस चीज़ का नाम है? क्या कोई माली इमदाद, कोई सरकारी ऐलान या कोई चेक हानिया को उसके वालिदैन के पास वापस ला सकता है? क्या किसी माँ के खाली आंगन को दोबारा आबाद किया जा सकता है? क्या एक बाप के दिल में लगने वाला वो ज़ख्म भर सकता है जिसने अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने खो दिया? हकीकत यह है कि इमदादी चेक माली नुकसान का कुछ अजाला तो कर सकते हैं लेकिन रूह पर लगने वाले ज़ख्मों का नहीं। ऐसे ज़ख्म नस्लों तक साथ चलते हैं। किसी कानून नाफिज करने वाले इदारों कि ये इख्तियार किसी सूरत हासिल नहीं हो सकता कि जब चाहे, जहाँ चाहे और जिस पर चाहे गोली चला दे और बाद में इसे ऑपरेशन मुकाबला या हादसे का नाम देकर फाइल बंद कर दी जाए। बदकिस्मती से ये वही कानून है जिसके तहत एक आम शहरी को छोटी सी गलती पर अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अगर ताकतवर वर्दी में हो तो उसके लिए वजाहतें, जवाज़ और बयानिए का काफ़ी हो जाते हैं। सीसीडी जैसे इदारे का बुनियादी मकसद अगर दहशतगर्दी और संगीन जराइम का खात्मा है तो फिर हर मशकूक वाक़े के बाद सवालात क्यों बढ़ जाते हैं और एतमाद क्यों कमज़ोर होता जाता है? क्या वाकई एक इदारा कानून के अंदर रहकर कानून नाफिज कर रहा है या फिर कानून खुद उसके हाथों में एक लचकदार हथियार बन चुका है? क्या एक रियासती इदारे का काम ये होना चाहिए कि पहले गोली चलाए और बाद में तहकीक करे, या फिर पहले तहकीक, शनाख्त, ख़तरा वाज़े हो और फिर कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाए? ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हर दूसरे वाक़े के बाद ये सवाल उठता है कि गोली कहाँ से चली, हुक्म किसने दिया और निशाना कौन था? अगर हर ऑपरेशन के बाद वजाहत ज़रूरी है तो फिर गलती का इम्कान क्यों इतना ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है? ये सवाल अब महज तनकीद नहीं रहे बल्कि एक इज्तिमाई इस्तराब बन चुके हैं। जब भी कोई इस तरह का वाक़या सामने आता है, पहले एक कहानी सुनाई जाती है, फिर कुछ घंटों या दिनों बाद वो कहानी बदल जाती है या बदल दी जाती है, फिर तहकीकात का ऐलान होता है, आखिर में फ़ाइल्स खामोशी से किसी अलमारी में रख दी जाती हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं बदलती वो मुतासरा ख़ानदानों का दर्द है। क्या ये रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपने हर इक़दाम को इतना शफाफ बनाएं कि शक की गुंजाइश बाकी ना रहे? या फिर ताकत का मतलब यही है कि जवाबदेही सिर्फ कमज़ोर के लिए है और ताकतवर के लिए वजाहत काफ़ी है? असल सवाल ये भी है कि अगर किसी इदारे को बेपनाह इख्तियारात दे दिए जाए लेकिन इसके साथ सख्त निगरानी, शफाफ एहतसाब और गैर जानिबदार जाँच का निज़ाम मौजूद ना हो तो नतीजा क्या निकलता है? क्या वो इदारा कानून का मुहाफ़िज़ रहता है या ख़ुद एक ऐसा ताकतवर फ़रीक बन जाता है जिसके फ़ैसले सवाल से बालातर समझे जाने लगे? चकवाल जैसे वाक़यात सिर्फ एक सानिया नहीं बल्कि इस पूरे निज़ाम पर आईना है जिसमें ये देखना जा रहा है कि ताकत और इंसाफ के दरमियान फासला कितना बढ़ चुका है। और शायद सबसे तकलीफ़देह सवाल यही है कि अगर हर बार तहकीकात करने की तसल्ली देकर बात ख़त्म कर दी जाए तो फिर मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ कब मिलेगा? और अगर इंसाफ सिर्फ कागजी कार्रवाई का नाम रह जाए तो फिर अवाम का एतमाद आखिर कहाँ जाकर बहाल होगा? अब इस वाक़े का एक और तशवीशनाक पहलू यह है कि जिस इदारे के एहलकार पर इल्ज़ाम लगाया गया है उसी इदारे यानी CCD को इस एहलकार की तहकीकात भी सौंप दी गई हैं। गो कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी कायम की गई है और फोरेंसिक शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन आम शहरी के जहन में ये सवाल बहरहाल पैदा होता है कि क्या कोई इदारा अपने ही एहलकार के ख़िलाफ़ मुकम्मल गैर जानिबदारी से तहकीकात कर सकता है? इंसाफ सिर्फ होना काफ़ी नहीं होता बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना भी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मॉनिटरी पॉलिसी इशू की गई है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। माली साल 2025-26 के आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी जायजे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद को
11.5% पर यानी 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला दरअसल एक मोहतात माशी हिकमत अमली की अक्कासी करता है। बज़ाहिर ये फैसला कारोबारी हलकों के लिए मायूसकुन हो सकता है जो शरह सूद में मजीद कमी की तवक्को कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब मरकजी बैंक ने वाजे कर दिया है कि मौजूदा हालात में जल्दबाजी से लिया गया कोई भी फैसला मुस्तकबिल में महंगाई के नए तूफान को जन्म दे सकता है। अब इस फैसले को समझने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। गुज़श्ता एक साल के दौरान महंगाई में नुमाया कमी देखने में आई है, जिसके बाद स्टेट बैंक ने शरह सूद में कई बार कमी की थी। इसके बावजूद अफरात ज़र के खतरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। ख़ासतौर पर मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पाकिस्तान जैसे दरामदी मईशत रखने वाले मुल्क के लिए बड़ा ख़तरा है, क्योंकि अगर तेल महंगा होता है तो इसके असरात बराह रास्त ट्रांसपोर्ट, बिजली, सनत और रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर पड़ते हैं, जिससे महंगाई दोबारा सर उठा सकती है। स्टेट बैंक के फैसले का दूसरा अहम पहलू बैरूनी शोबे का इस्तेहकाम है। गुज़श्ता चंद बरसों में पाक मुबादला के ज़खायर, तिजारती खसारे और करंट अकाउंट के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। दर हकीकत शरह सूद को एक मुनासिब सतह पर बरकरार रखने से गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल रहता है और मकामी करेंसी पर दबाव कम होता है। अगर शरह सूद में फौरी कमी कर दी जाती तो मुमकिन था कि रुपये की कदर मुतासिर होती और दरामदी महंगाई में इजाफा हो जाता। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।